आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजपूत काल या पूर्व मध्य काल। इसका जो समय है आप देख सकते हैं 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है हमें राजपूत काल के बारे में। तो देखिए हमें बताया गया है कि राजपूत काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। तो राजपूत काल को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। राजपूत वंश के उदय के बारे में चंदवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है। तो देखिए राजपूत वंश के उदय के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है, किससे मिलता है? चंदवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक के अनुसार माउंट आबू पर हुए एक अग्निकुंड यानी हवन से 4 वंश का उदय हुआ, जो निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से वंश थे। प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश। ठीक है, जो कि प्रतिहार वंश हम पिछले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, पीछे ही पढ़ चुके हैं। अगर इसको देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट प्रतिहार वंश करके, वहाँ जा करके देख सकते हैं। लेकिन आज पढ़ने वाले हैं परमार वंश। क्या पढ़ने वाले हैं? परमार वंश के बारे में। तो देखिए यह वंश मध्य प्रदेश यानी मालवा के क्षेत्र में था। तो परमार वंश कहाँ था? मध्य प्रदेश यानी मालवा के क्षेत्र में था। और इस वंश के जो शासक था उपेंद्र थे। कौन थे? उपेंद्र थे। और इस वंश का सबसे योग्य शासक हुआ राजा भोज। कौन? राजा भोज। नेक्स्ट है इन्होंने अपनी राजधानी धरनागिरी को बनाई, जो संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। तो देखिए इन्होंने क्या किया? अपना राजधानी धरनागिरी को बनाया, जो संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है इस काल में धार नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई। तो देखिए इस काल में क्या हुआ? धार नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर का स्थापना किया गया। नेक्स्ट है इस काल में ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ। तो देखिए इस काल में क्या हुआ? ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट बताया गया, अंततः इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। लास्ट में क्या हुआ? इस क्षेत्र पर क्या हुआ? अंततः इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। अब यहाँ से हमें पढ़ना है गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश के बारे में। तो देखिए यह वंश गुजरात के क्षेत्र में था। गुजरात के क्षेत्र में था। कौन? गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश। इसके संस्थापक कौन थे? मूलराज। क्या थे? मूलराज थे। इस वंश का शासक भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह थे। देखिए इस वंश का शासक भीम प्रथम के सामंत कौन थे? बिमल शाह थे, जिन्होंने वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक अधिकारियों द्वारा दिलावड़ का जैन मंदिर बनवाया था। तो देखिए इस वंश का शासक भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह थे, जिन्होंने वस्तुपाल और तेजपाल नामक अधिकारियों के द्वारा दिलावड़ का जैन मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के काल में ही सोमनाथ मंदिर लूट लिया। तो देखिए महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के काल में ही क्या हुआ? सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। भीम प्रथम के सेनानायक बिमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर यानी दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था। भीम प्रथम के सेनानायक बिमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण कराया था। नेक्स्ट है इस वंश का प्रतापी जो शासक भीम द्वितीय था, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तो देखिए इस वंश का जो प्रतापी जो शासक था, सोलंकी वंश का प्रतापी शासक भीम द्वितीय था, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। यह मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम पराजय था। तो देखिए यह मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय था। अंततः इस वंश पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। अब अंत में क्या हो गया? इस वंश पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ से हमें पढ़ना है चौहान वंश। क्या पढ़ना है? चौहान वंश। तो देखिए इस वंश का उदय जंगल देश में हुआ। कहाँ हुआ? जंगल देश में हुआ, जिसके बाद में सपदलक्ष यानी 1.25 लाख गांव कहा गया। तो देखिए इस वंश का उदय जंगल देश में हुआ, जिसके बाद सपदलक्ष
या सवा लाख गांव कहा गया, जिसकी राजधानी कहाँ था? अहिछत्रपुर भी था। चंदवरदाई के अनुसार इस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। चंदवरदाई के अनुसार क्या है? चौहान वंश का जो उत्पत्ति हुआ कहाँ से हुआ? अग्निकुंड से हुई है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन? वासुदेव। यह सिंहराज थे। नेक्स्ट है, इस वंश के सबसे योग्य शासक अरुणोराज क्या थे? अरुणोराज थे, जिसके दरबार में संस्कृत के विद्वान विग्रहराज चौथा या बिसलदेव रहते थे, जिन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाट्य लिखा। तो देखिए, याद रखिएगा कि संस्कृत के विद्वान विग्रहराज चौथा और बिसलदेव रहते थे, जिन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाट्य लिखा था। नेक्स्ट है, वाक्यपतिराज प्रथम ने सर्वप्रथम चौहानों में महाराजा की उपाधि धारण किया था। तो वाक्यपति राजा ने सर्वप्रथम चौहानों में राजा का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, इस वंश के अगले जो शासक था पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान को रामपिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा जाता है? रामपिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान के पिता सोमेश्वर तथा माता संरक्षिका कर्पूरी देवी, जो त्रिपुरी के कलचुरी राजा अचल राज की पुत्री थी। तो देखिए, पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान के पिता सोमेश्वर तथा माता संरक्षिका, जिसको कर्पूरी देवी, जो त्रिपुरी के कलचुरी राजा अचल राज की पुत्री थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जायनक और चंदवरदाई, विश्वस्वरूप, वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, आसाधर तथा पृथ्वी भट्ट आदि विद्वान रहते थे। याद रखिएगा ये विद्वान का नाम भी। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की स्थापना किया। तो देखिए, चंदवरदाई ने क्या किया? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की स्थापना किया। नेक्स्ट है, इन्होंने जयचंद्र के साथ मिलकर तराइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 के मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान ने जयचंद्र की बेटी संयोगिता के अपहरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया, जिसके कारण जयचंद्र और पृथ्वीराज तृतीय विरोधी हो गए थे। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने जयचंद्र की बेटी संयोगिता को अपहरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया, जिस कारण जयचंद्र और पृथ्वीराज तृतीय चौहान में क्या होगा? विरोधी हो गया। जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी से मिलकर तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज तृतीय चौहान की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक घटना थी। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध हुआ। पृथ्वीराज तृतीय तराइन के युद्ध में नाट्यारंभ नामक घोड़ा तथा हाथी का नाम राम प्रसाद पर सवार था। तो देखिए, पृथ्वीराज तृतीय तराइन के युद्ध में नाट्यरंभा नामक घोड़ा तथा हाथी का नाम राम प्रसाद पर क्या था? वो सवार था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदवारा के युद्ध में जयचंद्र की हत्या कर दी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा भी जाता है। और लास्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण करके चौहानों की सत्ता का अंत कर दिया था। तो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण करके चौहान वंश की सत्ता को क्या कर दिया? अंत कर दिया था। अब यहाँ से नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 लीनियर क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, टू दी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।